Good afternoon. Now the next subtopic is respiration. Before this we have read about nutrition, digestive system of human beings. You know what happens here. Salivary gland, salivary amylase is there in the saliva. Esophagus is there. This is stomach. यहाँ पे तीन चीज़ें रिलीज होती हैं. क्या क्या तीन चीज़ें हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन. देन उसके बाद स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड और वहाँ पे उसको सिक्रीशन मिलता है लिवर एंड पैनक्रियाज का. आफ्टर दैट इंटेस्टाइनल जूस इज देयर और यहाँ पे ही फाइनल डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. फैट्स किस में ब्रेकडाउन हो जाते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और देन उसके बाद यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. तो सिंपल चीज़ है, आप लोगों को हर एक एंजाइम को याद रखना है और कौन कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ये याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का था रेस्पिरेशन, सो वी विल स्टार्ट विद दैट. तो दो छोटा एक्टिविटी है, उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं. तो इसमें एक्टिविटी 6.4 में क्या बोला गया है कि टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब. तो टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लिया है. देन ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. अब एयर को ब्लो करना है. नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. लाइम वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मिल्की टर्न हो जाता है. तो ये देखना है कि जब हम लोग एयर ब्लो कर रहे हैं लाइम वाटर में, देन आफ्टर हाउ लॉन्ग इट विल टर्न मिल्की. दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी सिमिलर चीज करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एयर खुद से नहीं ब्लो कर रहे हैं, एक पिचकारी से ब्लो कर रहे हैं, सिरिंज से ब्लो कर रहे हैं. सो इसमें बोला गया है यूज अ सिरिंज और अ पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब. देन यू हैव टू सी नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. अब यहाँ वाला जो लाइम वाटर है ये थोड़ा देर से मिल्की होगा, यहाँ वाला जल्दी हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर ब्लो कर रहे हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस. तो जहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वहाँ पे लाइम वाटर जल्दी से मिल्की टर्न हो जाएगा. तो ये है टेस्ट ट्यूब बी जो कि जल्दी होगा. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट. तो जब दैट वी ब्रीथ आउट तो उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है. तो इससे ये इस एक्टिविटी का ये इन्फ्रेंस है. तो अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे जो कि एक्टिविटी 6.5. इसमें क्या बोला गया है कि टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस. ठीक है, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन ले लिया, उसमें ईस्ट डालना है. टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ 1 होल्ड कॉर्क. Fit the cork with a bent glass tube and dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. तो अब देखो ये जो मिक्सचर है ना, ये ईस्ट का और शुगर सॉल्यूशन फ्रूट जूस वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे ट्रांसपोर्ट करना है एक बेंट पाइप के थ्रू दूसरे टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे लाइम वाटर रखा हुआ है. अब यहाँ पे लाइम वाटर रखा हुआ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगा तो इसको मिल्की टर्न करेगा. सो व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर, और व्हाट डज दिस टेल्स अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन. तो प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है. तो अब आते हैं, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन and the food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy. ठीक है, for the life process. Diverse organisms do this in different ways.
दोबारा से देखते हैं इसको। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फूड जो हमने लिया उससे बॉडी न्यूट्रिशन डिराइव की, ठीक है, और उसको फिर लाइफ प्रोसेसेस को एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज किया। याद करो फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, तो वो सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऐसे पूरा हो रहा है। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है टू ब्रेक डाउन द फूड का एंड प्रोडक्ट। तो एक ये है ग्लूकोज, अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करता है। ठीक है, याद है फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सबसे बेसिक चीज जो फूड से एनर्जी रिलीज करने के लिए चाहिए वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन का एक्सचेंज रेस्पिरेशन इज ए लाइफ प्रोसेस। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने पासिंग रेफरेंस शुरू में। तो अब यहाँ पे देखो सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सम यूज अदर पाथवेज। तो किसी को ऑक्सीजन मिल गया तो वो ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी रिलीज कर देगा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो कोई अलग पाथवे को फॉलो करेगा। तो ये डिपेंड हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। ठीक है, सो इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड ग्लूकोज है, वो ब्रेक होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में। ठीक है, ये सब में होगा पायरुवेट में। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब में भी बोला गया है, ठीक है, पायरुवेट जो है या तो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड वाला चीज कहाँ पे होता है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन वाला जो एक्टिविटी किया इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने बेंट ट्यूब से पास कराया था लाइम वाटर में, जो कि मिल्की टर्न हो गया था। तो अभी समझ में आ रहा है, फूड मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में आफ्टर पायरुवेट इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इस फेज में वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। इसके बाद अगर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे बना के। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो कि ईस्ट है, जिसको नहीं मिलता है, तो वो बनाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, और जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कि मिल भी रहा है, कम मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो देखो यहाँ पे पहला यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और दूसरी ये इंटरमीडिएट जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये पायरुवेट जो इंटरमीडिएट है, ये किस पाथवे को फॉलो करेगा, डिपेंड्स अपॉन कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ईस्ट वाला प्रोसेस पता चल गया। ईस्ट में क्या होगा, पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होके फिर ईस्ट को ऑक्सीजन मिला नहीं तो वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा और प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब जिसको पास ऑक्सीजन मिल रहा है वो क्या करेगा, उसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी पायरुवेट मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, ठीक है, और वाटर में बाय प्रोडक्ट और एनर्जी रिलीज हो गया। ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। ठीक है,
अब सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये देखो, ये हो गया एनारोबिक जहाँ पे नहीं है ऑक्सीजन, और इसका एग्जांपल है ईस्ट। ये हो गया एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एनर्जी का रिलीज कम होता है, यहाँ पे एनर्जी का रिलीज ज़्यादा होता है। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिए। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than anaerobic process, and sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cell, जैसे दौड़ते दौड़ते हमारे को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उस समय लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण हमारे मसल में एक अनदर पाथवे डेवलप होता है जहाँ पे पायरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है लैक्टिक एसिड में। तो हेयर pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid से cramps आता है। तो जहाँ पे lack of oxygen हो गया, जैसे हमारे मसल्स में कभी कभी। तो ये हो गया ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के अलग अलग रास्ते। सबसे पहले ग्लूकोज बन कहाँ से रहा है? जो खाना खाया था उससे ग्लूकोज बना, ठीक है। अब डायरेक्ट ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रहा है लोग, हमें चाहिए एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी की करेंसी है एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो खाने से डिराइव हुआ पूरे डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल से पास हो के उसके बाद जो ग्लूकोज बन रहा है वो ट्रांसफ़र होके साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनता है, और वो पायरुवेट किस रास्ते को अडॉप्ट करेगा वो डिपेंड कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। अगर ऑर्गेनिज्म वैसा है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं ब्रेक डाउन करता है तो वो हो गया एनारोबिक। और जैसे हम लोग एज एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमारे सेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज फाइनली टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये वाला प्रोसेस आ जाता है, और ये लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हमारे मसल में होता है और इससे क्रैम्प्स बनता है, ठीक है। तो इतना तक समझ गए हम लोग। अब देखिए द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? यही चीज है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक सेल में ये चीज हो रही है, सेल में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इन सेलुलर रेस्पिरेशन the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। अब ये जो एनर्जी है ये तुरंत यूटिलाइज हो जाता है ATP बनने के लिए, which is used to fuel all other activity in the cell। और इसी से सारी एनर्जी खर्च होती है और सारा प्रोसेस जो होता है सेल का वो परफॉर्म किया जाता है। सेल को अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा? तो ATP, ठीक है। और एनर्जी कैसे रिलीज हो रहा है? तो ये प्रोसेस, पाथवेज, इसको समझना है। मैक्रो पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी के सेल्स को एनर्जी कैसे मिल रही है फ्रॉम द स्टेप वी ईट एंड च्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस द एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जिस रिएक्शन का है उसके लिए एटीपी ब्रोक डाउन करके एनर्जी देता है। अब यहाँ पे एटीपी के बारे में दिया हुआ है कि एटीपी क्या चीज़ है, कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये एडीपी प्लस पी को अगर एनर्जी देंगे, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है यहाँ से, ये एनर्जी है, ये देखो दोबारा, ये एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी यहाँ आती है और ये एडीपी और पी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। अब जो भी रिएक्शन होगा उसमें एनर्जी की जरूरत होगी तो इसका यूज होगा। When the terminal phosphate linkage in the ATP is broken using water, energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released।
ये देखो एक सेकंड, ADP प्लस P को एनर्जी दिया तो ATP बन गया, तो एनर्जी दिया तो ये बना ना, तो मतलब इसने एनर्जी ले लिया और स्टोर कर लिया, तो जब ये ब्रेक होगा तो ये फिर एनर्जी मुझे दे देगा, और ये ब्रेक किसमें हो जाएगा, फिर ADP और टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज तोड़ देंगे हम लोग तो ये एनर्जी दे देगा। हम इसको बोल रहे हैं कि तुमको मैंने ATP बनाया, ATP मैंने क्यों बनाया, मैंने तुमको दिया एनर्जी, तभी तो तुमने ADP और फॉस्फेट ने दोस्ती की एनर्जी देने पे। तो अब मैं बोल रहा हूँ अब तुम लोग अपनी दोस्ती तोड़ो, तो दोस्ती तोड़ोगे तो एनर्जी फिर से वापस कर दो मेरे को, तो यही वो चीज़ है, एनर्जी रिलीज तब होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो उसको यूटिलाइज करता है। When the terminal phosphate linkage in the ATP is broken using water, the energy equivalent of 30.5 किलोजूल पर मोल is released। यही चीज़ ऐसा ही बैटरी में भी होता है। ATP can be used in the cell for contraction of muscle protein। अब ATP का हर जगह यूज़ है और ये सब यूज़ है उसका, तो इसको समझ लो, रीड कर लो अच्छे से और एक पिक्चर बना लीजिए कि ADP और फॉस्फेट को जब हमने एनर्जी दिया तो वो ATP बन गया। ये एनर्जी हमने दिया था रेस्पिरेशन के थ्रू, जब खाना खाया था तो जो ग्लूकोज बना था उसको ऑक्सीजन के थ्रू रिएक्ट कराया था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो एनर्जी बनी थी इस एनर्जी को मैंने किसको दिया, ADP डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट को, तो इसने मेरे को बना दिया ATP। अब इसके पास एनर्जी है, इसको दिया है, तो जब जरूरत होगी तो इससे मांग लूंगा, तो इससे मैं मांगता हूं और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, बस सिंपल चीज है। तो अब आते हैं, since the aerobic respiration pathway depend upon oxygen, anaerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। अगर ऑक्सीजन का इंटेक नहीं होगा तो ये वाला पाथवे नहीं आ पाएगा ना, तो हमें चाहिए हमारे सेल में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उसके लिए मेरे को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा बाहर से। So aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen। We have seen that plant exchange gases through stomata। प्लांट के लीफ में स्टोमाटा देखा था, एयर गैप्स देखा था, तो वहां पे प्लांट जो है वो पोर्स से ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर रहा है। We have seen that plant exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells get air। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर। प्लांट में क्या हो रहा है, प्लांट में कैसे एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन से, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज जाती है। यहाँ पे एयर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है तो एयर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, इस तरह का सिस्टम होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, एक एलिमेंट, एक गैस मॉलिक्यूल, एक टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा वो, ठीक है। पानी को गिराते हैं तो ऊपर से नीचे चला जाता है ना, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है। सिमिलर यहाँ पे भी गैस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है, वो हो गया डिफ्यूजन। तो अब देखो यहाँ पे, वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा, और लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होता है जो कि फैसिलिटेट करता है सारे सेल्स को एयर के कांटेक्ट में रहे, और फिर डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस। They can go into cells or away from them and out into the air। तो direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirement of plant, ठीक है। तो diffusion का direction इन से आउट, आउट से इन डिपेंड करता है प्लांट के रिक्वायरमेंट पे भी। सो एट नाइट, अब नाइट में क्या हो रहा है, नाइट में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, तो जो CO2 एलिमिनेशन है इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, CO2 को एलिमिनेट करने का। तो इसलिए सुने होगे ना कि रात में ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है पौधों से। सो ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 है ये यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में, लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ये इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। Hence there is no CO2 release, instead oxygen release is a major event। अब आ जाओ, animals have evolved different organ for uptake of oxygen। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल से। So now animals have evolved different organs for uptake of oxygen
from environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. तो हम लोग भी इनटेक और एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा. सो टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. अब हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं तो हम लोग डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो लोग पानी में हैं, जो ऑर्गेनिज्म पानी में है, वो क्या करेगा, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर जो है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेता है. ठीक है, पानी में या किसी भी मीडियम में गैसेस को डिजॉल्व करके रख सकते हो. ठीक है ना, जैसे कोको कोला में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है उस तरह. तो उसी तरह पानी में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है. तो मछली जो है ना वो पानी के डिजॉल्व ऑक्सीजन से लेती है ऑक्सीजन, अपना एयर से नहीं लेती है. तो अब आओ यहाँ पे, ये देखिए फिश को ऑब्जर्व करो एक्वेरियम में. दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ. ठीक है, एंड द गिल स्लिट्स ओपरकुलम विच कवर द गिल बिहाइंड द आईज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज. तो एक मुंह खुल रहा है और एक गिल स्लिट. आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ कोऑर्डिनेटेड. तो अब देखो यहाँ पे, काउंट द नंबर ऑफ टाइम फिश ओपन माउथ एंड कंपेयर इट विद द टाइम यू ब्रीथ इन एंड आउट इन ए मिनट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तुमको क्या लगता है, हमारे पास एयर में ऑक्सीजन है तो हम सांस ले रहे हैं, और फिश जो है उसका तो वाटर में जो कम थोड़ा बहुत डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो लेता है. तो फिश को जब चाहिए ऑक्सीजन ज़्यादा, अगर कंपेरेटिव केस में, तो फिश जो होती है वो जल्दी जल्दी एक्सचेंज करेगी. तो इसके बारे में अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. ये दो जो लाइन बोली गई ना, काउंट द नंबर्स, इसका रीजन है कुछ. तो अब आओ, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो, पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट लो है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर. कम है तो उसको जो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए उसको ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. क्योंकि हमारे पास तो चारों तरफ क्या है, एयर है, हम आराम से ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहे हैं उससे. सो नाउ फिशेस टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ. फिश माउथ से वाटर लेती है और फोर्स इट पास्ट द गिल्स, और गिल्स के थ्रू से बाहर निकलता है. देन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, और वहां से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाता है. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल्स. एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन. अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, लंग्स है हमारे पास. ठीक है, तो अब उसी की बात करेंगे आगे. ऑल दिस ऑर्गेनिज्म हैज ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया. तो लंग्स की ही बात कर रहा है. विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, so this surface is very fine and delicate. अब लंग्स के पार्ट की एल्वियोलस और एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं. अभी आपको फिगर दिखाएंगे उसका. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इसको एक बॉडी के अंदर रखा जाता है, एंड सो देयर हैव टू बी ए पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया. और एक पैसेज होना चाहिए जो उस एरिया को कनेक्ट कर सके जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं. जैसे नोज से ऑक्सीजन ले रहे हैं नोस्ट्रिल से, और लंग्स की तरफ जा रहा है ये, तो उस एक पैसेज भी होना चाहिए. और जो ये लंग्स है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, और इसका सरफेस थोड़ा डेलिकेट होना चाहिए. और डेलिकेट सरफेस है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक केज में भी बंद रखना पड़ेगा सेफली, नहीं तो पंचर हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी. So there have to be passage that will take air to this area. In addition to this, there is a mechanism for moving the air in and out. ठीक है, एयर को इन आउट मूव करने का भी एक पंप जैसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए. तो इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. अब ये देखो, ह्यूमन बीइंग में नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर का इनटेक हो रहा है. The air then passes through the nostril is filtered by fine hairs that line the passage. तो fine hairs जो होते हैं उससे filtration होता है,
और म्यूकस का लाइनिंग भी रहता है जिससे भी फिल्ट्रेशन होता है। सो फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। तो अब ये हो गया कनेक्टिंग लिंक जो कि लंग्स को जोड़ रहा है नॉस्ट्रिल से, और ये जोड़ते समय रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज इंश्योर एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। अब यहाँ पे देखो, एक ये एयर का पैसेज है, ठीक है, ये पाइप ऐसा समझिए, और यहाँ पे कार्टिलेज का रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग होता है। अब सेमी सर्कुलर रिंग जो होता है वो क्यों दिया गया है कि मान लो हवा यहाँ से गई, अब देखो हम लोगों ने स्ट्रॉ से अगर खींचा होगा तो तुम पानी अगर स्ट्रॉ से पियोगे तो कभी कभी देखोगे कि स्ट्रॉ जो होता है ना, स्ट्रॉ के वॉल कोलैप्स हो जाता है, स्ट्रॉ चिपक जाता है। तो वैसी चीज यहाँ पे ना हो हमारे एयर पैसेज में, इसके लिए एक कार्टिलेज का रिंग भी डला हुआ है, ताकि जब एयर जाए यहाँ से तो ये वॉल जो है एयर पैसेज के ये कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। सो दीज ensure that the air passage does not collapse। तो ये समझ गए, ये है वो रिंग, देखो ये ऐसा रिंग बना दिख रहा है ना यहाँ पे। तो जो एयर जा रहा है वो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करता है और यहाँ हाई प्रेशर होता है, तो अगर कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो एयर पैसेज कोलैप्स हो जाएगा, सिंपल चीज। तो अब नॉस्ट्रिल से गया, फिल्ट्रेशन हुआ हेयर से एंड म्यूकस से, उसके बाद पास हुआ यहाँ से, रिंग ऑफ कार्टिलेज है यहाँ पे देखा, और फिर अब आता है लंग्स में। लंग्स में क्या है, लंग्स में एल्वियोलाइज है और सिंगुलर को एल्वियोलस बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे लंग्स में आ गया, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब, छोटा छोटा ट्यूब में बटा हुआ है लंग्स में। देखो ये ऐसे ऐसे ट्यूब में बटा हुआ है, ब्रांचेस जैसा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे बट गया, ये ऐसे बट गया, ये ऐसे बट गया। तो जो एयर आई होगी उसका बहुत सारा डिवीजन हो रहा है। into the smaller and smaller tube which finally terminate in balloon like structure which is called alveoli। तो अब ये ट्यूब्स में बट के बैलून लाइक स्ट्रक्चर के, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, फिर ऐसे ब्रांचेस हुआ, फिर ब्रांचेस हुआ, और यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, समझे। ये हो रहा है लंग्स के अंदर, ये इसके बाद की कहानी। एल्वियोलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर गैस का एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। एल्वियोलाई में जब एयर आ जाता है तो उसके बाद वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड से एक्सचेंज करता है एयर को, ठीक है। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। वॉल ऑफ एल्वियोलाई में काफी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। तो देखो डायफ्राम ऐसे है और इसका साइड व्यू दिखाते हैं आपको। मान लो डायफ्राम ऐसे है और रिब्स ऐसे है, ठीक है। अब रिब्स जो है वो लिफ्ट होता है, तो रिब्स जो होता है वो आ गया यहाँ पे, और डायफ्राम हो गया फ्लैटन। तो जब ये फ्लैटन हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, पहले था ये और अब ये भी बाहर चला गया, ये भी नीचे आ गया, तो इसका मतलब एक तरह से वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया तो बाहर से हवा आ जाएगी प्रेशर नॉर्मल करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो वही चीज़ होती है ब्रीदिंग में। ये डायफ्राम जो होता है ये फ्लैटन हो जाता है, रिब बाहर आ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया इस चेम्बर का, तो यहाँ पे एयर आ गया अंदर। सिंपल चीज़, खुद तुम हाथ में बैलून को लेके खींचोगे तो अंदर हवा तो थोड़ा आ ही जाएगा ना, वही वाला चीज़ है यहाँ। तो द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ताकि एक्सचेंज हो सके। और यहाँ पे हमारा फ्लैटन द डायफ्राम, रिब्स को लिफ्ट करते हैं, एंड द चेस्ट बिकम लार्ज एज ए रिजल्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। और अब एल्वियोलाई में गैस आ गई, ठीक है, एयर आ गया। सो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, बोलता है ये लो ले जाओ, और तुमने जो ऑक्सीजन दिया था वो मुझे दे दो, मैं बाकी बॉडी में पहुंचा देता हूँ। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब ये क्या है कि ऑक्सीजन
जो है ऐसे नहीं आता है ब्लड में, तो इसलिए ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। बोलता है हीमोग्लोबिन की चल हीमोग्लोबिन को ले आया हूँ, ऑक्सीजन तुम इससे अटैच हो जाओ और फिर मैं तुमको सारे सेल्स की तरफ लेके चलूंगा। तो ऐसा चीज हो रहा है वहां पे। एल्वियोलाई का जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है कि चलो तुमको जाना है बाहर, क्योंकि तुम हमारे काम के नहीं हो। और फिर जो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है उसको बोलता है चलो तुम मेरे साथ चलो, सारे सेल्स को तुम्हारी जरूरत है। क्यों जरूरत है? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अभी तक समझ में आ रही है चीज? तो व्हेन द बॉडी साइज, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि डिफ्यूजन से काम नहीं चलता क्योंकि साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज। सो उसके लिए हमको एक स्पेशल पिगमेंट की जरूरत होती है, जो पिगमेंट हमारे में होता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ। तो हीमोग्लोबिन को देखता है ना तो ऑक्सीजन तुरंत इससे चिपक जाता है, बोलता है ठीक है चल ले चल सेल्स के पास, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। तो यही चीज हो रही है यहाँ पे, सिंपल स्टोरी। कार्बन जो लंग्स है, लंग्स का जो ब्रांच एंड होके एल्वियोलाई में होता है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ ब्लड जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी है जिसका। तो ऑक्सीजन आ जाता है उसके साथ और फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो अब देखो, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन एंड द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल। अब देखो प्लांट में क्या था, एक्सचेंज हो रहा था डिफ्यूजन के थ्रू, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे पिगमेंट चाहिए और वो चीज भी जस्ट जहां पे डिफरेंस होता है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है, वहां पे ये चीज तो होती है, लेकिन यहाँ पे साथ में हीमोग्लोबिन भी दे दिया है। सो दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स and carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is and hence mostly transported in dissolved from in our blood. So blood में जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होके बाहर चला जाता है और ब्लड के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच्ड होके पूरे बॉडी में चला जाता है। और ये सारी कहानी कहाँ पे हो रही है? एल्वियोलाई के वॉल पे हो रही है। एल्वियोलाई का वॉल जो है वो किससे कनेक्टेड है? फाइनली एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है थ्रू नेजल चेम्बर और सारा ब्रांचेस से। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी तक हम लोगों ने देख ली। अब देखो यहाँ पे हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग, समझ गए हम लोग। लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, एल्वियोलाई की बात समझ गए। ब्रांचेस और फिर गोल गोल बैलून शेप स्ट्रक्चर जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। देन व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, तो वो समझ गए हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया वाला पाथवे। देन what advantage over an aquatic animal does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen, तो dissolved oxygen aquatic animal को कम मिलता है, terrestrial वाले को ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने respiration को complete किया। नेक्स्ट सब टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन।